हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव इज जिंदगी। लव इज जिंदगी भाग 31। अभी खामोशी से विपिन जी को देखता रहा। विपिन जी ने अभी की बाहों को थामा और बेचैनी भरे स्वर में कहा, बेटा जी बताइए मुझे, नैना कहाँ है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या उसे कुछ हो गया है? वो जिंदा तो है ना? पापा। विपिन जी के आखिरी शब्द सुनकर अभी ने तड़प कर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें नैना के बारे में कैसे बताए। उसने थोड़ी हिम्मत की और धीरे से कहा, नैना को ब्लड कैंसर है। विपिन जी ने जैसे ही सुना, कुछ पल के लिए जैसे उनकी दिल की धड़कनें रुक गई और चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए। आराधना ने जब सुना तो हैरानी और दुख में उनका हाथ उनके मुंह पर चला गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ बोल ही नहीं पाई और फटी आंखों से अभी को देखने लगी। सौंदर्या ने उन्हें संभाला और उनके कंधों पर अपना हाथ रख उन्हें साइड हक करते हुए हामी में अपना सर हिला दिया। विपिन जी अपने सीने में चुभन का एहसास कर रहे थे। वे रोना चाहते थे लेकिन आंसू जैसे उनकी आंखों में जम से गए और शब्द उनके गले में जैसे अटक गए हो। उन्हें खामोश देखकर अभी ने उनके कांपते हाथों को थाम कर कहा, बर्थडे वाली शाम नैना को अटैक आया था। अभी वो खतरे से बाहर है और कल ही उसकी कीमोथेरेपी शुरू होगी। मैं नैना से मिलना चाहता हूं, विपिन जी ने बदहवास हालत में कहा। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वे अभी रो देंगे। चौधरी साहब ने अभी से उन्हें साथ लेकर जाने का इशारा किया और खुद बाकी सबके साथ वहीं रुक गई। आराधना भी विपिन जी के साथ अभी के पीछे चल पड़ी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे और वे उन्हें पहुंचते हुए आगे बढ़ रही थी। दरवाजे के बाहर विपिन जी रुके और पलटकर आराधना की तरफ अपना रुमाल बढ़ाकर कहा, अपने आंसू पोंछो आराधना, नैना ने तुम्हें रोते देखा तो परेशान हो जाएगी। आराधना ने अपने आंसू पोंछे लेकिन उनका दिल अंदर ही अंदर अभी भी रो रहा था। वह विपिन जी ने आराधना से तो कह दिया लेकिन अंदर जाने से पहले उनका खुद का मन भारी हो रहा था। नैना के सामने वे खुद को कैसे रोक पाएंगे, इस बारे में सोच ही रहे थे कि अभी ने कहा, पापा अंदर चले। अभी की आवाज से विपिन जी की तंद्रा टूटी और उन्होंने हामी में अपना सर हिला दिया। अभी उन दोनों के साथ अंदर आया। नैना बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटी थी। नैना के एक हाथ में अंगूठे में मॉनिटर मशीन लगी थी और दूसरे हाथ में चिप। उसके चेहरे पर कोई रंगत नहीं थी और होंठ सूख चुके थे। वह पहले से काफी कमजोर नजर आ रही थी। आराधना ने देखा तो फिर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। आज से पहले उन्होंने नैना को इस हाल में कभी नहीं देखा था। अभी ने उन्हें साइड हक करके सीने से लगाया और हिम्मत रखने को कहा। विपिन जी उदास चेहरा लिए खाली आंखों से नैना को देखते हुए आगे बढ़े। वे नैना के बगल में आए और अपने हाथ को उसके सर पर छूकर धीरे से कहा, बेटा जी। नैना ने अभी अभी सोने के लिए आंखें बंद की थी। जैसे ही उसने पापा की आवाज सुनी, अपनी आंखें खोली। विपिन जी को अपने सामने देखकर नैना को विश्वास नहीं हुआ। उसके चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए और आंखों में आंसू भर आए। उसका गला रुंध गया और उसके मुंह से मुश्किल से निकला, डैड। विपिन जी ने बहुत मुश्किल से खुद को रोका और कहा, तुम ठीक हो ना बेटा? नैना ने खुद से उठने की कोशिश की तो अभी उसके पास आया और उसे उठाकर उसके बैठने में मदद की। सहारे के लिए उसने नैना के पीछे तकिया लगा दिया। नैना ने विपिन जी की तरफ देखा और लगभग रोते हुए कहा, अब ठीक हूं डैड। विपिन जी ने आगे बढ़कर नैना को सीने से लगाया तो नैना फूट फूट कर रो पड़ी। विपिन जी उसका सर सहलाते रहे। अभी नैना को ऐसे रोते हुए नहीं देख पा रहा था। उसका चेहरा उदासी से घिर गया तो विपिन जी ने कहा, इसे रो लेने दो बेटा, इसका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। मैं नहीं देख पाऊंगा, कहते हुए अभी वहां से बाहर चला गया। बाहर आकर अभी ने अपनी पीठ दीवार से लगा ली और अपना चेहरा ऊपर उठाकर आंखें मूंद ली। उसकी आंखों में ठहरे आंसू बहते हुए नीचे गिरने लगे। चौधरी साहब, सौंदर्या और सार्थक ने अभी को बाहर देखा तो उसके पास चले आए। सौंदर्या ने अभी को रोते देखा तो उसे संभालते हुए कहा, अभी बेटा तुम ठीक हो ना? अभी ने जैसे तैसे करके अब तक खुद को रोक रखा था। फिर नैना के सामने रोना तो दूर, उसके सामने उदास चेहरा लेकर भी नहीं जाता था।
लेकिन विपिन जी के पास नैना को बच्चों की तरह रोते देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसे खामोश देखकर सौंदर्या ने अभी का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अभी क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता मॉम। वो जब रोती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये सब नैना के साथ क्यों हो रहा है? मैं उसे वापस घर लेकर जाना चाहता हूँ, अभी ने रोते हुए कहा। सौंदर्या ने अभी को पहली बार ऐसे रोते हुए देखा था। उन्होंने अभी को गले लगाया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, नैना ठीक हो जाएगी बेटा, हम सब हैं ना उसके साथ। तुम दिल छोटा मत करो, तुम अगर टूट जाओगे तो उसे कौन संभालेगा? शांत हो जाओ बेटा। अभी को रोते देखकर चौधरी साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं इस शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर को नैना के लिए हायर कर दूंगा। उसके इलाज में कोई कमी नहीं होगी अभी, और देखना जल्दी ही नैना ठीक होकर घर आएगी। सार्थक ने अभी को ऐसे रोते देखा तो वह भी उदास हो गया। उसने महसूस किया कि अभी नैना से कितना प्यार करता है। सार्थक अभी को वहां से अपने साथ लेकर चला गया। चौधरी साहब और सौंदर्या बाहर रखे सोफे पर आ बैठी। तभी सौंदर्या का फोन बजा। उसने देखा फोन शीतल का था तो उसने फोन उठाया और कहा, हेलो, हाँ शीतल, क्या हुआ बताओ? आंटी, वो निबी कहीं मिल नहीं रही है। शीतल ने घबराए हुए स्वर में कहा। मिल नहीं रही मतलब? सौंदर्या ने पूछा। मैंने उसे सब जगह देख लिया आंटी, लेकिन निबी घर में कहीं नहीं है। उसका फोन भी यहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शीतल ने घबराते हुए कहा। सौंदर्या ने जब सुना निबी घर में नहीं है तो किसी अनहोनी के ख्याल से उनका दिल धड़कने लगा। उन्हें हैरान परेशान देखकर पास बैठे चौधरी साहब ने सौंदर्या के हाथ से फोन लिया और शीतल से बात की। शीतल ने उन्हें सारी बात बता दी तो चौधरी साहब ने घर आने की बात कहकर फोन काट दिया। सौंदर्या बुद्ध बनी बैठी थी। चौधरी साहब उठे और कहा, सौंदर्या चलो, हमें घर जाना होगा। निबी घर में नहीं है। खुद को अनुराग की मौत का जिम्मेदार मानकर कहीं उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो? हमें जल्द से जल्द घर जाना होगा। ये सब क्या हो रहा है? हमारे बच्चे ये कैसी परेशानियों में फंस गए हैं? सौंदर्या ने आंखों में आंसू भरकर कहा, इस वक्त ये सब सोचने का वक्त नहीं है सौंदर्या, चलो उठो। चौधरी साहब ने सौंदर्या को उठाते हुए कहा और अपने साथ लेकर चले गए। चौधरी साहब अभी को बिना कुछ बताए वहां से निकल गए। विपिन जी के सीने से लगी नैना कुछ देर बाद चुप हो गई और सिसकने लगी। वह कसकर विपिन जी को थामे हुई थी। नैना सबके सामने मजबूत बनने का दिखावा कर सकती थी, लेकिन अपने पापा और अभी के सामने नहीं। अभी को वह फिर भी इधर उधर की बातों में फंसाकर अपनी उदासी का एहसास होने नहीं देती थी, लेकिन विपिन जी के सामने नैना आईने की तरह साफ थी। जब नैना की सिसकियां भी बंद हो गई और वह थोड़ा शांत हुई, तब विपिन जी ने धीरे से कहा, नैना। नैना विपिन जी से दूर हटी और खुद को सामान्य दिखाते हुए कहा, मैं ठीक हूं डैड। तो फिर तुम मुझे देखकर रोई क्यों? विपिन जी ने प्यार से नैना के गाल को छूकर कहा, आपको एकदम से यहां देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। नैना ने भर्राए गले से कहा। विपिन जी हल्का सा मुस्कुराए और नैना के ललाट को अपने होठों से छूकर कहा, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं देख सकता। विपिन जी नैना से दूर हटे तो नैना ने कहा, डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये तो बस वीकनेस की वजह से उस रात मुझे चक्कर आ गया और पड़ोसी ने मुझे यहाँ एडमिट कर दिया। मुझे लेकर वो थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव है ना, इसलिए। विहान ने कहा है कल मैं घर चली जाऊंगी। विपिन जी नैना को एकटक देखते हुए खामोशी से उसकी बात सुनते रहे। नैना को लगा शायद उसके मम्मी पापा को उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं है, इसलिए उन्हें परेशान न करने के लिए उसने झूठ बोल दिया। और नैना का झूठ सुनकर विपिन जी का दिल तकलीफ से भर गया। ऐसे मुश्किल वक्त में भी नैना उन्हें परेशान न करने के लिए झूठ बोल रही थी। विपिन जी को खामोश देखकर नैना ने उनसे नजरें चुराकर धीरे से कहा, मैं सच कह रही हूँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विपिन जी कुछ कहते इससे पहले आराधना आगे आई और नैना से कहा, तुम अकेले ये सब झेल रही हो? तुमने हमें बताना भी सही नहीं समझा बेटा। मैं और तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ सरप्राइज देने आए थे।
और तुमने तो हमें ही सरप्राइज दे दिया। कहते हुए आराधना की आंखों में आंसू भर आए। नैना ने देखा तो अपना हाथ फैलाकर उन्हें अपने पास आने का इशारा किया। आराधना रोते हुए नैना के गले आ लगी और कहा, तुम्हें हम लोगों से ये सब नहीं छुपाना चाहिए था। मैं बस आपको और डैड को परेशान करना नहीं चाहती थी, पर मैं अब सच में ठीक हूं, नैना ने कहा। आराधना नैना से दूर हटी और वहीं बगल में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। विपिन जी आराधना के बगल में खड़े कभी नैना को देखते तो कभी अचानक कहीं खो जाते। आराधना की बात सुनते हुए नैना बीच बीच में विपिन जी को देख रही थी और मन ही मन दुआ कर रही थी कि अवि ने विपिन जी को उसकी बीमारी के बारे में ना बताया हो। जयपुर रुचिका का घर। पिछले 10 मिनट से रुचिका और मोंटी खामोशी से एक दूसरे के सामने खड़े कभी एक दूसरे को तो कभी इधर उधर देख रहे थे। दोनों में पहले कौन बात करे, दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। कुछ देर बाद मोंटी ने ही बात की शुरुआत करते हुए कहा, ये कलर तुम पर अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगेगा ही, तुम्हारा फेवरेट जो है, रुचिका ने धीरे से कहा। मोंटी ने सुना तो उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। भले ही रुचिका के साथ कुछ वक्त से उसका रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन रुचिका को आज भी उसकी पसंद नापसंद के बारे में पता था। मोंटी एक बार फिर खामोश हो गया तो रुचिका ने उसकी तरफ देखा और कहा, और कुछ? वो मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया था। मोंटी ने अपने साथ लाई इमली का डिब्बा रुचिका की तरफ बढ़ाकर कहा। रुचिका ने देखा मोंटी को अब भी याद है कि उसे चित्रकूट स्टेशन पर बिकने वाली ये इमली बहुत पसंद है, तो उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ आंखों में नमी भी उभर आई और उसने कहा, तुम्हें याद था? तुमसे जुड़ी चीजें मैं कैसे भूल सकता हूँ रुचि? मोंटी ने रुचिका की तरफ देखते हुए कहा। तुमसे जुड़ी हुई चीजें मैं कैसे भूल सकता हूँ रुचि? मोंटी ने रुचिका की तरफ देखते हुए कहा। तो फिर तुम मुझे कैसे भूल गए मोंटी? और ये कैसे भूल गए कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों चले गए? झगड़े किसके बीच नहीं होते? पति पत्नी का तो रिश्ता ही बना है नोक झोंक के लिए। तो क्या तुम मुझे मनाने के बजाय ऐसे छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम्हें मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं है? कहते कहते रुचिका रो पड़ी। रुचिका को रोते देखकर मोंटी को अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, किसने कहा प्यार नहीं है? प्यार नहीं होता तो मैं यहां तक आता क्या रुचि? मैं मानता हूं मैं गधा हूं, मुझे चीजें देर से समझ आती है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ दूंगा? ये जिंदगी में तो मुमकिन नहीं है। झगड़े भी होंगे, बहस भी होगी, चीखना चिल्लाना भी होगा, गलतफहमियां भी होगी, लेकिन तुम्हें छोड़ने का ख्याल कभी मेरे दिमाग में नहीं आया, ना आएगा, और ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा। मोंटी का इतना कहना था कि रुचिका रोते हुए उसके गले आ लगी और कहा, आई एम सॉरी मोंटी, आई एम रियली सॉरी। तुमसे दूर रहकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम जहां भी रहो, जैसे भी रहो, मैं रह लूंगी, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इतनी खूबसूरत लव स्टोरी को मैं ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। आई लव यू सो मच। मोंटी के गले लगे हुए रुचिका रोती रही। मोंटी से माफी मांगने के बाद उसे काफी हल्का महसूस हो रहा था। उसने महसूस किया कि वह मोंटी के बिना अधूरी थी। रुचिका को अपनी गलती का एहसास हो गया है ये देखकर मोंटी ने कहा, मुझे भी माफ कर दो रुचि, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें हर्ट किया। वो सब हमारी लाइफ का एक बुरा फेज था, उसे भूल जाओ। आइंदा से मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आई लव यू। रुचिका मुस्कुरा उठी और मोंटी के गले लगी रही। तभी कुकू वहां आई और दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर नौटंकी करते हुए कहा, हे मेरे कृष्ण, आजकल के लड़का लड़की को बड़े बुजुर्गों की बिल्कुल शर्म नहीं है। कुकू की आवाज सुनकर दोनों एक दूसरे से दूर हटे और इधर उधर देखने लगे। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 31। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए लव यू जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।